मताधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हैं छत्तीसगढ़ में और यहां की दो संसदीय सीटें दुर्ग और राजनांदगांव के चुनावी हालात का लेखा जोखा पेश करेंगे। दुर्ग इस मायने में एक अहम सीट है कि यही है भिलाई स्टील प्लांट। रायपुर से लगे हुए इस संसदीय क्षेत्र से भाजपा की सरोज पांडे सांसद हैं। राजनांदगांव की लोकसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह क्षेत्र है। हर रोज की तरह आज भी इन सीटों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम के आखिर में हम लेकर आएंगे बात खरी कहने वाले ताऊ को। एक बंदे ने उतार ना दे, इस डर से उस बंदे ने अपनी बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले आया। लेकिन हर रोज की तरह आज भी प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे चुनावी चटपट से। – 2014 के महाचुनाव की पूर्व वेला में भाजपा के हौसले बम बम हैं और विरोधी कांग्रेस पस्त। ऐसे में हर जगह भगवा टिकट को लेकर मारामारी मची है और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं। ईस्ट दिल्ली से भोजपुरी एक्टर सिंगर मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर, नई दिल्ली से सुब्रमण्यम स्वामी या वीके मल्होत्रा, वेस्ट दिल्ली से हरदीप पुरी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से अनिता आर्य, पर चांदनी चौक से पार्टी टिकट के कई बड़े दावेदार हैं। टिकट की रेस में जो लोग फिलवक्त आगे हैं वे हैं टीवी के नव अवतार में नजर आने वाले सुधांशु मित्तल, विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे विजेंद्र गुप्ता और जैन टीवी फेम के डॉक्टर जेके जैन। हरियाणा के 10 कांग्रेसी विधायक निरंतर बीजेपी हाईकमान के संपर्क में हैं। ये कभी भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। अगर इन्हें भगवा पार्टी की ओर से जरा भी पॉजिटिव सिग्नल मिला तो इन विधायकों की बीजेपी से मांग है कि इनके नेता को लोकसभा का टिकट दिया जाए और शेष रह गए 9 को विधानसभा का। इन 9 में से 7 विधायक अपनी क्रेडिबिलिटी पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल भाजपा हाईकमान हवा के रुख को पढ़ने की कोशिश में है। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं दुर्ग संसदीय सीट की ओर। अरविंद जी, क्या लगता है आपको इस दफे दुर्ग में क्या होने वाला है? 2009 के चुनाव में महज 10,000 वोटों से जीती थी बीजेपी यहां से। हाँ, लेकिन तब ट्रायंगुलर लड़ाई हुई थी और ताराचंद साहू जो स्वाभिमान मंच के थे उन्होंने काफ़ी पसीने छुड़ाए थे और बीजेपी को ही नहीं अपने पूरे इलाके में, और अभी भी उनका असर है, उनकी पार्टी का असर है। लेकिन इस स्वाभिमान मंच का विलय बीजेपी में हो चुका है। तो अब वो कोई उस किस्म का असर नहीं है और इस चुनाव में अगर वो कहीं दिखेगा भी तो बीजेपी के पक्ष में ही दिखेगा। बीजेपी के पक्ष में सारी चीज़ें हैं। यहाँ से 8 में से 6 सीटें बीजेपी ने बड़े मज़े से जीती हैं। बड़ी मुश्किल से बोरा जी के पुत्र इस बार तिवारा चुनाव जीत पाए हैं, जबकि हर बार सबकी बारी मार के उनको टिकट दी जाती थी। तो उस हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा चुनौती दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं दुर्ग लोकसभा सीट की। दुर्ग बहुत हद तक बीजेपी का मजबूत दुर्ग है, जिसे भेद पाने में कांग्रेस 1995 से अब तक नाकाम रही है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी विशेषकर साहू मतदाताओं का दबदबा है। मैदानी क्षेत्र में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। करीब 30 से 32% साहू मतदाता बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं। इस बार यहां राष्ट्रीय मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास पर चुनाव लड़ा जाना है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें यहां के लोग पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे इस लोकसभा चुनाव से गायब रह सकते हैं। बीजेपी की सरोज पांडे यहां की सांसद हैं। इससे पहले
ताराचंद साहू सांसद थे, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संघ की पृष्ठभूमि के थे। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद ताराचंद साहू ने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच नामक एक अलग पार्टी बना ली थी और 2009 का चुनाव वो अपनी पार्टी की तरफ से लड़े थे। उन्हें 28.92% वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौबे को 30.17 और भाजपा की सरोज पांडे को 31.27% वोट मिले थे। सरोज पांडे महज 10,000 वोटों से ही चुनाव जीत पाई थी। ताराचंद साहू के निधन के बाद उनके पुत्र दीपक साहू ने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की बागडोर संभाली, लेकिन फिर उन्होंने अपने मंच का विलय बीजेपी में कर दिया। बीजेपी को इस दफे के चुनाव में इसका लाभ मिल सकता है। पार्टी ने अब तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम दुर्ग संसदीय सीट पर अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ से बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट पैनल की राय जानेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। दुर्ग में बीजेपी का कैडर बेस वोट है और संघ का यहाँ एक अच्छा प्रभाव है। वोट करेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वोट करेगा इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं दुर्ग संसदीय सीट की। दुर्ग में लड़ाई कांटे की होगी। सरोज पांडे का टिकट खतरे में है। पार्टी संगठन में सरोज पांडे का खासा रुतबा है। वजह सौदान सिंह का हाथ उनके साथ होना माना जाता है। जनता से दूरी, कार्यकर्ताओं से उपेक्षा जैसे कई आरोप सरोज पांडे पर हैं। बतौर सांसद संसद में उनका प्रदर्शन भी काबिले गौर नहीं रहा। साहू समाज में उनको लेकर काफी नाराजगी है। कांग्रेस प्रदीप चौबे या फिर रविंद्र चौबे को बीजेपी का दुर्ग भेदने के लिए उतार सकती है। तमाम नाकामियों के बावजूद बीजेपी अगर अपना दाव सरोज पांडे पर ही लगाती है तो नरेंद्र मोदी नाम ही उनकी नैया पार लगा सकता है। अरविंद जी, क्या लगता है दुर्ग में? देखिए, लोकल एमपी जो भी कोई होगा और 5 साल रह लेगा, उसके खिलाफ नाराजगी होगी। लेकिन सरोज पांडे थोड़ी और भी उस मामले में, उनका पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड देख रहा था मैं, 70% अटेंडेंस है। अब 70% अटेंडेंस पार्लियामेंट के लिहाज से कुछ नहीं। अरविंद जी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्वाभिमान मंच का विलय बीजेपी में हो चुका है और 2009 के चुनाव में तकरीबन 29% वोट आए थे इस मंच को। स्वाभिमान मंच को 2 तरह के वोट आते थे। एक तो ये माना जाता था कि छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान खत्म होती जा रही। दूसरी बात बार बार ये कि साहू समाज की उपेक्षा। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के अलावा जो ग्रुप सबसे ज़्यादा नंबर में भी होगा वो साहू समाज के लोग हैं और उनकी आर्थिक हैसियत बहुत, पढ़ाई लिखाई सब तरह से उनकी हैसियत बहुत अच्छी है। सरोज पांडे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है। ये भी कहा जाता है कि कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने यदा कदा थप्पड़ भी जड़ दिए हैं। पार्टी की महिला चेहरा हैं एक लेवल पे, छत्तीसगढ़ में ही नहीं मुल्क में भी सारी डिबेट्स में आती जाती रही हैं। लेकिन वही है कि उनकी गतिविधियां उस लेवल पे नहीं है जो एक एमपी की होनी चाहिए। सब होने के बाद भी बीजेपी में आप कार्यकर्ताओं की उपेक्षा उस तरह नहीं कर सकते जैसे और पार्टी। आपको लगता है इस बार इनका टिकट खतरे में है? जिनका भी परफॉर्मेंस एवरेज से थोड़ा भी कम लगेगा उनको, पर कहते हैं सौदान सिंह का वरद हस्त प्राप्त है इनको। अब वही तो, सौदान सिंह की भी कितनी चलती है पार्टी में अभी ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल बीजेपी में टिकट बांटने के मामले में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की चल रही है और वो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की लहर के आगे रमन सिंह की विकास पुरुष की जो इमेज थी उसका क्या हुआ? नहीं, उस दोनों का लाभ तो पार्टी को मिला। इस बार बहुत टफ लड़ाई थी और छत्तीसगढ़ में तो 1% पे 2 बार 3 बार से लड़ाई हो रही थी। इस बार वो मार्जिन भी बढ़ा है, वो सीटें भी बढ़ी हैं, तो वो फर्क तो पड़ा है। आपको एडवांटेज क्या दिखता है दुर्ग में? अभी भी दुर्ग में बीजेपी का जो भी कैंडिडेट आता है, अगर नया आता है तो मुझे लगता है उसको ज़्यादा और लाभ होगा। सरोज पांडे भी आएंगी तो कमज़ोर कैंडिडेट नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी की ताकत काफ़ी ज़्यादा है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन की राय से वाकिफ हुए आप। अब बारी है हमारे एक्सपर्ट पैनल की राय जानने की।
दुर्ग में बीजेपी का कैडर बेस वोट है और संघ का यहाँ एक अच्छा प्रभाव है। शायद यही कारण है कि पिछले 2 दशकों से दुर्ग हमेशा बीजेपी के कब्जे में ये सीट रही है और इस दफ़े भी दुर्ग में नरेंद्र मोदी की हवा ज़ोरों पर है। नरेंद्र मोदी के फेस पर दुर्ग में बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर बीजेपी के साथ ही रहेगा। चाहे वैश्य हो या वैश्य से जुड़ी हुई जातियां, साहू हो, ऐसी जातियां भाजपा का ठोस वोट बैंक रहा। वहां पे जब ये स्थानीय पार्टियां बनी तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ पिछले चुनाव में। इस बार जब शामिल हो गया तो इसका वोट जो भाजपा का खिसक गया था, वोट आधार खिसक गया था, वो वापस आता भाजपा की ओर दिख रहा है। सरोज पांडे यहां से सांसद हैं, लेकिन उनके व्यवहार को लेकर और खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर इनके व्यवहार को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं क्योंकि इनके पास समय कम रहता है। प्रदीप चौबे की बात करें, पिछली बार वो हारे जरूर थे लेकिन लोगों के अंदर उत्साह बहुत था। इस बार ये कहा जा सकता है कि एक कड़ा मुकाबला इस सीट से देखने को मिल सकता है। ये था दुर्ग संसदीय क्षेत्र का सफर। आइए अब आपको ले चलते हैं राजनांदगांव। संसद में यहां का प्रतिनिधित्व बीजेपी के मधुसूदन यादव करते हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में जीत की हैट्रिक लगाने वाले मुख्यमंत्री का अपना इलाका है। 8 विधानसभा सीटों वाला यह संसदीय क्षेत्र आदिवासी और ओबीसी बहुल है। विधानसभा चुनाव में नतीजा 50-50 रहा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिली। रमन सिंह की लोकप्रियता के हिसाब से यह नतीजा बेहतर नहीं कहा जा सकता। चिराग तले अंधेरा, बीजेपी के लिए इस नतीजे के यही मायने हैं। बीजेपी में जारी गुटबाजी से रमन सिंह का राजनांदगांव लुटते लुटते बचा। अब पार्टी शांति संदेश दे रही है, बिगड़ों को मनाया जा रहा है। अगर नहीं माने तो नरेंद्र मोदी का सपना बिगड़ सकता है। रमन सिंह का वादा झूठा साबित हो सकता है कि वो सारी की सारी 11 सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी की झोली में डाल देंगे। राजनांदगांव के सांसद बीजेपी के मधुसूदन यादव हैं। बतौर सांसद उनका संसद में प्रदर्शन औसत से भी कम है, पर क्षेत्र में वो हर कहीं मौजूद रहते हैं। 2009 में उन्होंने कांग्रेस के देवव्रत सिंह को करीब 1,20,000 मतों से हराया था। राजनांदगांव उस वक्त सुर्खियों में आया था जब बीजेपी के तत्कालीन सांसद प्रदीप गांधी पर संसद में सवाल पूछने के एवज में रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की चुनावी यात्रा जारी रहेगी। वोट करेगा इंडिया में। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। एक बंदे ने उतार ना दे, इस डर से उस बंदे ने अपनी बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले आया। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2014 के चुनावी परिदृश्य को एक नया आयाम देने वाले चुनावी कार्यक्रम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको राजनांदगांव की चुनावी यात्रा करवा रहे थे। आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी पहले चौर वाले बाबा के नाम पर वोट मांगती थी। अब रमन सिंह को पानी वाले बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा है। लेकिन राजनांदगांव की प्यास अभी मिटी नहीं है। पानी में फ्लोराइड का जहर घुला हुआ है। रमन सिंह को एग्रीकल्चर के लिए नेशनल अवार्ड तो मिला। संभव है बीजेपी अब रमन सिंह को खेती वाले बाबा के नाम से पुकारे। बीजेपी ने अपने हिसाब से घेरेबंदी तो पूरी कर ली है, लेकिन कांग्रेस कांटे की टक्कर देने की तैयारी में है। कांग्रेस के देवव्रत सिंह ने अब तक खुलकर टिकट पाने की मंशा नहीं जताई है। साहू समाज के कमलेश्वर वर्मा भी रेस में हैं। यदि कांग्रेस साहू समाज के नेता को टिकट देती है तो यहां मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आइए अब सीधे चलते हैं अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन के पास और उनसे पूछते हैं। राजनांदगांव मुख्यमंत्री का अपना गृह क्षेत्र है। अब बावजूद इसके बीजेपी को काफी पसीना बहाना पड़ा है। उसकी एक बड़ी वजह तो एमपी खुद भी हैं, जिनका दिल्ली का परफॉर्मेंस तो बहुत ख़राब है। दिल्ली का उनका पार्लियामेंट का अटेंडेंस 34% है। कुल मिला के 134 सवाल उन्होंने सिर्फ पूछे हैं और
12 बहसों में उनकी हिस्सेदारी है। तो लोकल लेवल पे जितने भी एक्टिव रहे हों, दिल्ली का उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। उसके पहले का भी बीजेपी का दिल्ली का रिकॉर्ड ख़राब है ही, क्योंकि उनका एमपी पकड़ा गया पैसे वाले मामले में। तो उस हिसाब से बीजेपी दिल्ली में इस सीट पे तो काफ़ी कमज़ोर है। आपको लगता है प्रदीप गांधी का मामला अभी भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं जिंदा है? इस बार भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, तो इसलिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं हॉन्ट करेगा और ये उभर के फिर से आएगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस साहू समाज के किसी व्यक्ति को टिकट देती है तो बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? निश्चित रूप से बदलनी पड़ेगी। हालांकि साहू समाज का रुझान जनरल मैं कहूँगा अभी भी पूरे प्रदेश में बीजेपी की ओर है। अरविंद जी, अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, उसमें 8 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, तो ये कितना बड़ा झटका है रमन सिंह के लिए? खुद उनको भी चुनौती अच्छी मिली। शुरू में लग रहा था कि उनको चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो महिला लड़ रही थी वो पहली बार चुनाव में आई, और वो भी पति के मारे जाने के, नक्सलियों का हाथ मारे जाने के चलते, और उन्हें तकरीबन 50,000 वोट आए। लेकिन उनको अलका मुदियाल को जिस किस्म से उनको वोट आया, उससे लगता है कि ये मसला इस इलाके में है। दोनों पार्टियों में भीतरघात का खतरा बराबर का है। भीतरघात का खतरा है, लेकिन मैं कहूँगा कि प्रचार के मामले में बीजेपी के लोग आगे हैं। यही बात जो हम लोग कह रहे हैं कि नक्सली हमला किसने कराया, इस बात को अजीत जोगी ने नहीं कराया। ये बात रुकवाने के लिए बजाबता बीजेपी के 3 बड़े नेताओं पे अजीत जोगी को केस करना पड़ा, और अदालत ने उनको कहा कि आप ये बातें न फैलाइए। ये क्षेत्र उस रूप में विकसित नहीं हो पाया जैसे अमेठी, रायबरेली या मुलायम सिंह के सैफई को ही आप ले लें। अब देखिए, ये सब नेताओं के अपनी अपनी कार्यशैली होती है। कई के लिए अपनी कंस्टिट्यूंसी बना के रखना कि जीवन भर कम से कम सुरक्षित वहां से जीतते रहे, उनका परिवार जीतते रहे। यहाँ की आखिरी चुनावी तस्वीर क्या दिख रही है आपको? अभी लड़ाई मेरे हिसाब से यहाँ बराबरी की है, लेकिन जिस तरह से मोदी की हवा दिखाई दे रही है प्रदेश में और देश में, संभव है बीजेपी को यहाँ एज मिल जाए। अब बारी है हमारे एक्सपर्ट पैनल की राय जानने की। दुर्ग में बीजेपी का कैडर बेस वोट है और संघ का यहाँ एक अच्छा प्रभाव है। शायद यही कारण है कि पिछले 2 दशकों से दुर्ग हमेशा बीजेपी के कब्जे में ये सीट रही है, और इस दफ़े भी दुर्ग में नरेंद्र मोदी की हवा जोरों पर है। नरेंद्र मोदी के फेस पर दुर्ग में बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर बीजेपी के साथ ही रहेगा। में देखें तो मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र होता है वहां पर विकास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन राजनांदगांव में इस तरह का विकास नहीं हो पाया है। इसके बावजूद लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो गुटबाजी है उससे लगता है कि थोड़ी मुश्किल इस बार जरूर आ सकती है बीजेपी को। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं बात खरी कहने वाले ताऊ के पास और सुनाते हैं उनकी चटपटी बातें। एक बार की बात है, एक बस कंडक्टर एक बंदे ने उतार ना दे, इस डर से उस बंदे ने अपनी बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले आया। कंडक्टर से बोलिया, अरे यो मेरी दादी से बुढ़ापे की वजह से झुक गई से। थोड़ी देर बाद बकरी ने पोटी कर दी। कंडक्टर आदमी से बोलिया, भाई साहब आपकी दादी की रुद्राक्ष की माला टूट गई से। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर होती है मुलाकात जम्मू कश्मीर संसदीय क्षेत्र की चुनावी यात्रा पर। इसी समय, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में आप अपनी राय और विचारों से हमें अवगत करा सकते हैं। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर के चुनावी सफर पर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को